फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी ज्योग्राफी से संबंधित अपना ये चैप्टर रहने वाला है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे जल संसाधन के बारे में। जल संसाधन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक में बनते हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुरू कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जल जो है ये किस प्रकार का संसाधन है? तो जो संसाधन है वो दो तरह के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो जल जो है वो अजैव संसाधन की श्रेणी में आता है। देश में कुल जल का सबसे अधिक समानुपात जो है वो निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? तो वो है सिंचाई। सिंचाई में सबसे अधिक जल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो पृथ्वी के लगभग 71% भूभाग पर हमें जल देखने को मिलता है। धरातलीय जल का मुख्य स्रोत कौन से हैं? नदियाँ, तालाब, झीलें। तो उपरोक्त सभी जो है इसका ये सही जवाब हो जाएगा। ये सभी जो हैं ये जल के मुख्य स्रोत हैं। निम्नलिखित में से पश्चिम प्रवाह की नदियाँ कौन सी हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको पश्चिमी प्रवाह की नदी बतानी है। गोदावरी, कावेरी, गंगा, लूनी। लूनी जो है ये पश्चिम की ओर बहती है तो ये पश्चिमी प्रवाह वाली नदी है। बाकी सभी उत्तर की ओर बहने वाली नदी, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग किस सेक्टर में हमें देखने को मिलता है? तो वो मिलता है कृषि के सेक्टर में, जो हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था, सिंचाई। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 1986 को। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संबंधी जल अधिनियम जो है ये कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1974 को। हरियाली कार्यक्रम का संबंध जो है वो किससे है? तो इसका संबंध जो है ये जल संसाधनों से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नीरू मीरू कार्यक्रम कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अरवारी पानी संसद कार्यक्रम जो है ये राजस्थान के किस क्षेत्र में चलाया गया है? तो ये अलवर जिले में ये चलाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब घोषित की गई थी? तो ये 2002 को घोषित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जल क्रांति अभियान जो है ये कब से शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 2015-16 में। भौम जल के अत्यधिक उपयोग के कारण राजस्थान व महाराष्ट्र में भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण जो है वो बढ़ गया है? तो वो बढ़ गया है फ्लोराइड का। इन दो स्टेट में जल में फ्लोराइड की जो मात्रा है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग प्रतिशत के रूप में इसके भौम जल संभाव्य में सबसे ज़्यादा है? तो कौन से राज्य में ये भौम जल जो है वो ज़्यादा है? तो वो है तमिलनाडु। फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करें, सिंचाई किसे कहते हैं? मतलब वर्षा की कमी या अभाव के कारण शुष्क मौसम में खेतों में कृत्रिम ढंग से जल आपूर्ति की जो क्रिया है वो सिंचाई कहलाती है। गहन सिंचाई की एक मुख्य समस्या आपको बतानी है, वो है मृदा में लवणता की वृद्धि होना। सीबी का पूरा नाम आपको बताना है। तो सी का सेंट्रल मतलब केंद्रीय, पी का पोल्यूशन मतलब प्रदूषण, और सी का कंट्रोल मतलब नियंत्रण, और बी का बोर्ड। तो ये सीबी की फुल फॉर्म है।
SPCB की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो यहाँ S का चेंज हो जाएगा, यहाँ C था तो सेंट्रल हो गया और यहाँ S है तो स्टेट हो गया, मतलब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। भौम जल को प्रदूषित करने वाले मुख्य कारक आपको बताने हैं। एक तो है फ्लोराइड, दूसरा है नाइट्रेट और तीसरा है भारी विषैली धातुएं। ये सभी जल में मिल जाती हैं तो वो जल प्रदूषित माना जाता है। अगला प्रश्न है, जल चक्रीय प्रक्रम का क्या लाभ है? मतलब स्नान व बर्तन धोने वाले जल को बागवानी में हम उपयोग कर सकते हैं, उद्योगों में शीतलन में इसको उपयोग में ले सकते हैं, अग्निशमन आदि में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो ये जलीय चक्र है, मतलब उस पानी को अलग अलग विधियों के माध्यम से प्रयोग में लेना। हरियाली परियोजना क्या है? केंद्र सरकार द्वारा ये संचालित है जो ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन व वन रोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना। अगला क्वेश्चन है, नीरू मीरू कार्यक्रम जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसकी हम पहले बात कर चुके हैं, ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। महाराष्ट्र का रालेगन सिद्धि जो गांव है वो पूरे देश में जल संभर विकास का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है और ये जिला ये गांव जिस जिले में पड़ता है वो जिला है अहमदनगर। कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई में होता है। ये बात करें, अरवारी पानी जो है ये अरवारी पानी संसद और नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध जो है ये जल संसाधन के संरक्षण से माना जाता है। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना मानी गई है। कुंड या फिर टांका ये क्या होता है? तो राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण का जो ढांचा जिसको कुंड या टांका कहा जाता है, इसमें वर्षा का जो जल है उसको संचित किया जाता है। जल क्रांति अभियान 2015-16 का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। तो इस जल क्रांति अभियान जो है ये भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित कराना, ये इसका उद्देश्य है। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं उनके नाम आपको बताने हैं। पहला है नलकूप, दूसरा है कुएं, तीसरा है तालाब और चौथा है नहरें। ये सभी सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। धरातलीय जल के मुख्य स्रोत जो है वो कौन से हैं? तो वो है नदियाँ, झीलें, तालाब और तलैया। भौम जल संसाधन का अत्यधिक उपयोग करने वाले 4 राज्यों के नाम आपको बताना है। पहला है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु। ये 4 राज्य इसमें आ जाते हैं। भारत की 2 बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम आपको बताने हैं। पहली है भाखड़ा नांगल परियोजना, दूसरी है हीराकुंड परियोजना। भारत की 2 सबसे अधिक प्रदूषित जो नदियां हैं उनके नाम आपको बताने हैं। अब तो इनको साफ किया जा चुका है। पहली है यमुना जो दिल्ली और इटावा के बीच में बहती है, गंगा जो कानपुर व वाराणसी के मध्य बहती है। अब इनकी साफ सफाई पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। प्रायद्वीपीय पठारी भाग में सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई के जो स्रोत हैं वो कौन से हैं? तो वो है तालाब। ये कहा जाता है कि भारत में जल संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है। जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कारकों की आपको विवेचना करनी है। तो इसके जो उत्तरदायी कारक है वो कई हैं। पहला है जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होना, दूसरा है बढ़ता घरेलू उपयोग, तीसरा है औद्योगिक क्षेत्रों में जल संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, चौथा है सिंचाई की आवश्यकता और 5वां है जल प्रदूषण। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, प्रदूषित जल या गंदे पानी के उपयोग से क्या प्रभाव अपने शरीर पर पड़ते हैं? तो इस प्रकार जो प्रदूषित जल है उसका प्रयोग हम करेंगे तो कई प्रकार की महामारी से हम ग्रस्त हो जाएंगे, जैसे आंत्रशोथ, पीलिया, हैजा, टाइफाइड आदि कई रोग जो हैं
वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। भारत में लेगून और पश्च जल कहाँ पाए जाते हैं, इसके कोई दो उपयोग आपको बताने हैं। या फिर इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, भारत में मिलने वाले लेगुनों तथा पश्च झील के महत्व पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो इसका जवाब हो जाएगा केरल, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल के सागरीय तट जो बहुत ही दंतुरिन मतलब कटी फटी सीमा रेखाएं इसकी मानी गई हैं। इसी प्रकार वहाँ बहुत सी लेगून और पश्च झीलें हमें देखने को मिलती हैं। यद्यपि इन झीलों में जो जल होता है वो खारा होता है, लेकिन इसका उपयोग मछली पालन में हम कर सकते हैं। चावल की कुछ निश्चित किस्मों को भी हम इसमें पैदा कर सकते हैं। नारियल की सिंचाई भी इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ राज्यों में भौम जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग के क्या दुष्परिणाम उभर कर हमारे सामने आए हैं, वो आपको बताने हैं। कुछ राज्यों में भौम जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग से इसका जो जल स्तर है वो नीचा हो गया है। राजस्थान, महाराष्ट्र राज्यों की हम बात करें तो भूमिगत जल के अधिक उपयोग से यहाँ का जो भूमिगत जल है उसमें फ्लोराइड का जो संकेंद्रण है वो बढ़ गया है, तथा पश्चिमी बंगाल एवं बिहार जैसे राज्यों के कुछ भागों में संख्या के संकेंद्रण में वृद्धि हो गई है। अगला क्वेश्चन है, जल के पुनः चक्र या फिर जल के पुनः उपयोग को समझाइए कि जल को किस विधि में हम दोबारा प्रयोग में ले सकते हैं। जल के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग के द्वारा भी अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। सामान्यतः कम गुणवत्ता के जल का उपयोग जैसे शोधित अपशिष्ट जल, नगरीय क्षेत्रों में स्नान और बर्तन धोने में प्रयुक्त जल तथा वाहनों को धोने के लिए प्रयुक्त जल आदि का उपयोग उद्योगों में शीतलन एवं अग्निशमन के लिए एवं बागवानी आदि कार्यों के लिए किया जा सकता है। इससे अच्छी गुणवत्ता वाले जल का पीने के उद्देश्य के लिए संरक्षण होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र में सिंचाई हेतु जल की आवश्यकता का उल्लेख आपको करना है। तो सिंचाई की आवश्यकता के कई कारण हैं। पहला है, भारत में वर्षा के वितरण में असमानता। दूसरा है, देश के अधिकांश भागों में शीत एवं ग्रीष्म ऋतुओं में अत्यधिक शुष्कता पाई जाती है। तीसरा कारण है अनियमित मानसूनकालीन वर्षा। और चौथा कारण है कुछ फसलों जैसे कि कपास, गन्ना, जूट आदि को जल की अधिक ज़रूरतें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में सिंचाई की व्यवस्था के क्या क्या लाभ हैं। मतलब इसमें कई प्रकार के लाभ हमें देखने को मिलते हैं। पहला लाभ है, सिंचाई की व्यवस्था जो है वो बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। फसलों को अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए आर्द्रता नियमित रूप से इसमें जरूरी है, जो केवल सिंचाई तंत्र से ही संभव हो सकती है। अगला लाभ है, सिंचाई कृषि भूमि की उत्पादकता असिंचित भूमि की अपेक्षा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाली क्या है। तो हरियाली एक परियोजना है जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। इस हरियाली परियोजना का उद्देश्य है ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना। परियोजना जो है ये लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित की जा रही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो ये है, जल संभर प्रबंधन ये क्या है। क्या आप सोचते हैं कि यह सतत पोषणीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, या फिर जल संभर प्रबंधन से क्या तात्पर्य है। जल संभर प्रबंधन में केंद्र व राज्य सरकार जो है इनके प्रयासों का उल्लेख आपको करना है, या फिर निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखनी है। हरियाली कार्यक्रम, नीरू कार्यक्रम, अरवारी पानी संसद।
जल संभर प्रबंधन से पहले हम तात्पर्य की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य है धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना, तालाब, पुनर्भरण, कुओं आदि द्वारा भौम जल का संचयन और पुनर्भरण इसमें शामिल है। इसके हम उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य जो है वो जल संसाधनों का संरक्षण करके प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच में बैलेंस या संतुलन लाके इसको संरक्षण में हम कर सकते हैं। सतत पोषणीय विकास में जल संभर प्रबंधन की भूमिका आपको बतानी है तो इसमें पोषणीय विकास से तात्पर्य है एक ऐसे विकास से जिसमें भविष्य में आने वाले पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति जो है उसको प्रभावित करे बिना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। क्योंकि जल संभर प्रबंधन जो है ये जल का उचित प्रबंधन है जिसमें अनावश्यक रूप से बहते जल को विभिन्न विधियों के द्वारा संचयित किया जाता है। अतः सतत पोषणीय विकास के अनुसार प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की जो दर है इसके नवीनीकरण की दर से अधिक होनी चाहिए। अतः जल संभर प्रबंधन सतत पोषणीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। इस हेतु केंद्र व राज्य सरकारों ने देश में बहुत से जल संभर प्रबंधन के विकास जो कार्यक्रम हैं वो चलाए हैं, जैसे कि अंतः स्त्रवण, फिर है हरियाली परियोजना। ये केंद्र द्वारा संचालित है और इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका क्या उद्देश्य है। और ये नीरू मीरू कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में संचालित है। अरवारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के अलवर जिले में संचालित है। फिर हम बात करें वर्षा जल संग्रहण क्या है। वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न लाभों का उल्लेख करते हुए इसके संग्रहण की विभिन्न विधियों का उल्लेख आपको करना है, या फिर वर्षा जल संग्रहण की कोई 3 विधियों का संक्षेप में आपको वर्णन करना है। तो इसका जवाब हो जाएगा वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्र करने की विधि है। यह एक कम मूल्य और पारिस्थितिकी अनुकूल विधि है जिसके द्वारा पानी की प्रत्येक बूंद संरक्षित करने के लिए वर्षा जल को नलकूपों, गड्ढों और कुओं में एकत्र किया जाता है। इसके हम लाभ की बात करें तो पहला लाभ है वर्षा जल संग्रहण पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है। इसका दूसरा लाभ है भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है। तीसरा लाभ है इससे फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे संदूषकों को कम करके अवमिश्रित जल की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। चौथा लाभ है मृदा अपरदन और बाढ़ को रोका जा सकता है। फिर आगे हम बात करेंगे वर्षा जल संग्रहण की कौन कौन सी विधियां हैं। पहली विधि है टांका, मतलब राजस्थान के अर्धशुष्क तथा शुष्क क्षेत्रों में स्थित बस्तियों में परंपरागत रूप से एक वर्षा जल संग्रहण जो है ये ढांचे का उपयोग किया जाता है जिसे टांका या कुंड कहा जाता है। दूसरी विधि है तालाब एवं झील। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत रूप से वर्षा जल संग्रहण के लिए धरातलीय संरचनाएं जैसे कि तालाब व झीलों का उपयोग किया जाता है। सर्विस कूपों तथा घरों की छतों से वर्षा जल का संग्रहण किया जा सकता है। प्रस्तर कूप व चेक डैम निर्मित करके जल का संग्रहण हम कर सकते हैं। पुनर्भरण कूपों द्वारा भी वर्षा के जल का संग्रहण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल क्रांति अभियान पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा 2015-16 में शुरू किया गया था। इस जल क्रांति अभियान का जो उद्देश्य है वो है देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। जल क्रांति अभियान का लक्ष्य जो है ये स्थानीय निकायों और सरकारी संगठन एवं नागरिकों को सम्मिलित करके इस अभियान के उद्देश्य के बारे में जागरूकता फैलाना है। जल क्रांति अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां प्रस्तावित हैं। पहली है जल ग्राम बनाने के लिए देश के
672 जिलों में से प्रत्येक जिले में एक ग्राम जिसमें जल की कमी है उसे चुना गया है। आगे है, भारत के विभिन्न भागों में 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड क्षेत्र की पहचान इसके अंतर्गत की गई है। प्रदूषण को कम करने के लिए जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण करना, भूमिगत जल प्रदूषण को कम करना, देश के चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण करना। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जनसंचार माध्यम जैसे कि रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, पोस्टर प्रतियोगिता, ये इसके माध्यम हैं। जल क्रांति अभियान द्वारा खाद्य सुरक्षा और आजीविका प्रदान की जाए। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण से क्या तात्पर्य है? भारत में जल प्रदूषण की समस्या के निवारण के लिए सरकारी प्रयासों का वर्णन आपको करना है। जवाब हो जाएगा, प्राकृतिक जल में बाह्य पदार्थों जैसे कि सूक्ष्मजीव, रासायनिक पदार्थ, औद्योगिक, घरेलू और अन्य अपशिष्टों के मिलने से जल के गुणों में कमी हो जाती है, उसे ही हम जल प्रदूषण कहते हैं। देश में उपलब्ध जल संसाधनों का तेजी से निम्नीकरण हो रहा है। देश की मुख्य नदियों के प्राय पहाड़ी क्षेत्रों में ये हमें देखने को मिलते हैं। मैदानी भागों में नदियों के जल में कृषिगत मतलब उर्वरक और कीटनाशक का अधिक प्रयोग करने से और घरेलू मतलब घर के कामकाज में ठोस व अपशिष्ट पदार्थ के द्वारा तथा औद्योगिक बहिस्त्रावों के सम्मिश्रण मतलब CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार जैव व जीवाणुविक जो संदूषण है वो नदियों में प्रदूषण का मुख्य कारण माने जाते हैं। फिर है, भारत में जल प्रदूषण की समस्या के निवारण संबंधी उपाय कौन कौन से हैं? तो पहला है जल अधिनियम 1974 प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण करता है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, जल उपकर अधिनियम 1977, इनके द्वारा इसकी समस्या का निवारण किया जा सकता है। यद्यपि इनका निर्माण जल प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से किया गया था, इनके देश में प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित नहीं किए जाने के कारण इनके परिणाम जो हैं वो सीमित ही हमें प्राप्त हुए हैं। अतः वर्तमान में जल के महत्व और जल प्रदूषण के प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने की सर्वप्रमुख आवश्यकता मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जल नीति 2002 की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। तो भारतीय जल नीति 2002 की प्रमुख विशेषताएं हैं। राष्ट्रीय जल नीति 2002 की जल आवंटन प्राथमिकताएं विस्तृत रूप से क्रम से नीचे दी गई हैं। पहली है पेयजल, दूसरी है सिंचाई, तीसरी है जल शक्ति, चौथी है नौकायन और पांचवी है औद्योगिक और अन्य उपयोग। इस नीति की मुख्य विशेषताएं जो हैं वो इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पीने का जल घटक में शामिल करना चाहिए। यहाँ पेयजल के स्रोतों का कोई विकल्प नहीं है। दूसरी विशेषता है पेयजल मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध कराना प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। अगली विशेषता है भौम जल के शोषण को सीमित और नियमित करने के उपाय करने चाहिए। अगली विशेषता है सतही जल और भौम जल दोनों की गुणवत्ता के लिए नियमित जांच होनी चाहिए। जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम जो है वो शुरू किया जाना चाहिए। अगली विशेषता है जल के सभी विविध प्रयोगों में कार्य क्षमता जो है वो सुधारनी चाहिए। अगली विशेषता है दुर्लभ संसाधन के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करनी चाहिए। अगली विशेषता है शिक्षा, विनिमय, उपक्रमणों, प्रेरकों और अनुक्रमणों इनके द्वारा संरक्षण की जो चेतना है वो बढ़ानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है भारत के विभिन्न सेक्टर में जल के
उपयोग का उल्लेख कीजिए तथा सिंचाई के लिए जल की मांग तथा उपयोग की विवेचना भी आपको करनी है। जवाब होगा भारत के विभिन्न सेक्टर में जल का उपयोग। भारत के जल का प्रयोग 3 सेक्टरों में हमें देखने को मिलता है: घरेलू सेक्टर, औद्योगिक सेक्टर और कृषि सेक्टर। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है, अतः भारत में जल का सबसे अधिक जो उपयोग है वो कृषि कार्य में सिंचाई के लिए किया जाता है। भारत में प्रयुक्त धरातलीय जल तथा भौम जल का सर्वाधिक उपयोग जो है वो कृषि क्षेत्र में ही किया जाता है। देश में उपलब्ध कुल धरातलीय जल का 89% तथा भौम जल का 92% जल जो है वो कृषि सेक्टर में ही प्रयुक्त होता है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र में धरातलीय जल का केवल 2% भाग तथा भौम जल का केवल 5% भाग ही प्रयुक्त किया जाता है। दूसरी ओर घरेलू क्षेत्र में धरातलीय जल का 9% और भौम जल का 3% भाग उपयोग में लाया जाता है। भारत में सिंचाई के लिए जल की मांग तथा उपयोग जो है ये देश में वर्षा की स्थानिक व सामयिक भिन्नता के कारण कृषि क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता रहती है। यही नहीं, देश का एक बड़ा भाग जो है वो वर्षा विहीन और सूखाग्रस्त है तथा देश के अधिकांश भागों में ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन ऋतुओं में अत्यधिक शुष्कता हमें देखने को मिलती है। कम वर्षा तथा वर्षा विहीनता से प्रभावित कृषि क्षेत्रों में सिंचाई के बिना कृषि उत्पादन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा चावल, गन्ना और जूट की कृषि के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता को बिना सिंचाई के पूरी कर पाना असंभव होता है। सिंचाई की सुचारू उपलब्धता द्वारा देश के विभिन्न भागों में कृषि क्षेत्रों के निम्नलिखित प्रभाव अनुभव किए गए हैं। पहला है, सिंचाई व्यवस्था ने कृषि क्षेत्रों में बहुफसलीकरण को बढ़ावा दिया है। दूसरा है, पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति को सफलता मिली है। उक्त राज्यों या क्षेत्रों के निवल बोए गए क्षेत्र का वर्तमान में 85% भाग जो है वो सिंचित माना गया है। पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपने यहाँ के संभावित भूमिगत जल के एक बड़े भाग का सिंचाई के लिए अधिकाधिक उपयोग कुओं तथा नलकूपों के माध्यम से कर रहे हैं, जिसके कारण इन राज्यों के भूमिगत जल के भंडारों में लगातार कमी आती जा रही है। राजस्थान तथा महाराष्ट्र राज्यों में सिंचाई के लिए भूमिगत जल के अत्यधिक उपयोग से भूमिगत जल में फ्लोराइड का जो प्रतिशत है वो निरंतर बढ़ रहा है, जबकि पश्चिमी बंगाल और बिहार जैसे राज्यों के कुछ भागों में भूमिगत जल में संख्या मतलब आर्सेनिक का संकेंद्रण जो है वो बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संसाधनों का ह्रास सामाजिक द्वंद्वों और विवादों को जन्म देता है। इसे उपयुक्त उदाहरण सहित आपको बताना है। भारत की तेजी से बढ़ती जा रही जनसंख्या के कारण एक और जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर उपलब्ध जल संसाधन औद्योगिक, कृषि तथा घरेलू निस्तारणों के मिश्रण से प्रदूषित होता जा रहा है। जल संसाधनों का इस तरह सतत रूप से ह्रास होता जा रहा है तथा उनकी उपलब्धता जो है वो सीमित होती जा रही है, जिसके कारण जल संसाधनों के आवंटन तथा नियंत्रण को लेकर अनेक सामाजिक द्वंद्वों तथा विवादों को बल मिला है। भारत के महानगरीय क्षेत्रों तथा सीमित जल संसाधन उपलब्धता वाले क्षेत्रों में जल की जो आपूर्ति है उसको लेकर लड़ाई झगड़े होना आज एक सामान्य बात हो गई है। दूसरी ओर इससे अनेक अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय जल विवाद भी उत्पन्न हो गए हैं, जिनमें निम्नलिखित जल विवाद जो हैं वो उल्लेखनीय हैं। पहला है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल विवाद। भारत बांग्लादेश के मध्य फरक्का जल विवाद। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के मध्य कावेरी जल विवाद।
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात राज्यों के मध्य नर्मदा नदी जल विवाद, सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर पंजाब हरियाणा राज्यों के मध्य जल विवाद। तो ये प्रमुख जल विवाद हमें देखने को मिलते हैं। इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।